हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। आर्यवचस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 का आयोजन बहुत ही शांतिपूर्वक हुआ और विद्यार्थियों ने बहुत ही शानदार तरीके से काम किया। बिल्कुल बायोलॉजी के अंदर 2-3 क्वेश्चनों को छोड़ करके बाकी जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे विद्यार्थियों का जो मैसेज आ रहे हैं उनसे पता चल रहा है कि ठीक ठाक आपने काम किया है। हालांकि इस पेपर के अंदर बायोलॉजी का एक क्वेश्चन रॉन्ग था और एक क्वेश्चन के अंदर इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी थी वो अलग थी और हिंदी में कुछ अलग लिखा हुआ था, एक आउट ऑफ सिलेबस था। इस प्रकार से बच्चों को 2 से 3 क्वेश्चनों ने डिस्टर्ब किया। बाकी जिस प्रकार से आपने 12th एनसीईआरटी को यदि फॉलो किया है बिल्कुल, तो आपने बहुत शानदार तरीके से काम किया है, ऐसा मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। बिल्कुल आरयूएचएस एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए पिछले कुछ दिनों से राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा बहुत ही शानदार डाटा और कलेक्ट करके आपके सामने रखे थे, जहां से क्वेश्चन हूबहू देखने को मिले थे। अब हम अपने कार्य को फिर से शुरू करते हैं। क्लास 11th बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक अपना जीवन की इकाई। बिल्कुल बहुत शानदार टॉपिक है। सेल जो है यानी यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये टॉपिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 ऑल स्टेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बच्चे लैब असिस्टेंट्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रामबाण साबित होने वाली क्लास होने वाली है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी से तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों सभी दोस्तों के लिए ये क्लास बहुत ही शानदार साबित होने वाली है। 11th क्लास के बच्चों के साथ साथ में प्रतियोगिता परीक्षा में पार्टिसिपेट करने वाले सारे अभ्यर्थी सारे दोस्तों के लिए राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा एक बार फिर से 11th और 12th एनसीईआरटी को बिल्कुल कवर करवाया जाएगा लाइन टू लाइन। यदि आपको थोड़ा बहुत भी ट्रस्ट हुआ है चैनल के ऊपर तो बिल्कुल लगातार जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कीजिएगा। दोस्तों मैं बार बार अपील कर रहा हूं कि जैसे क्लास के साथ में जुड़ते हैं तो एक अलग से नोट्स की नोटबुक डालो और उसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन लिख डालो। ऊपर चैप्टर का नाम और चैप्टर वाइज यदि आप क्वेश्चंस लिखते हैं तो बिल्कुल आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। एग्जाम से पहले आप यदि क्वेश्चन एक जगह रखते हैं तो उनको पढ़ने में आसानी होती है और आपका टाइम जो होता है वो सेव एज होता है, यानी कम समय में आप आसानी से उस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। हम फॉलो करेंगे एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन और बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ में बढ़ेंगे और शानदार तरीके से काम करेंगे। बिल्कुल आपको जुड़ना है विश्वास के साथ में। सारे दोस्तों को साथ में सिवाय एक अपील कर रहा हूं कि लगातार चैनल के साथ में बने रहिएगा और अधिक से अधिक सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलो जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कोशिका विभाजन के संदर्भ में ओमनी सेलुल ई सेलुला की कल्पना सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली ही लाइन आपके सामने धमाकेदार रख दी गई है। यानी कोशिका विभाजन के संदर्भ में ओमनिस सेलुल ई सेलुला की कल्पना सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी। तो क्या कहना चाहता है, एरिस्टोटल ने की थी। एरिस्टोटल का मतलब बच्चा अरस्तु है। एक बात और ध्यान रखना, एरिस्टोटल का मतलब क्या है, अरस्तु है। रुडोल्फ विर्चोव ने की थी, थियोडर सवान ने की थी, स्लाइडन ने की थी। चार ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। यदि ये लाइन आपने पहले कहीं पढ़ी है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करना है। शानदार कलेक्शन के साथ में एक बार फिर से हम आगे बढ़ेंगे। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा बच्चा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अपनी क्लास का जो स्टैंडर्ड है, लेवल है, वो अच्छी प्रकार से एग्जाम की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चनों के लिए तैयार किया गया है। बहुत शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो बच्चों याद रखना, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ 1838 और 39 में स्लीडन व समान नामक वैज्ञानिक ने सेल थ्योरी दी थी, कोशिका सिद्धांत दिया था। लेकिन सेल थ्योरी में ये वैज्ञानिक ये बताने में असफल हुए कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद में 1885 के अंदर यानी 1855 के अंदर रुडोल्फ विर्चोव नामक वैज्ञानिक आता है और ये स्पष्ट करता है कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है और इसके संदर्भ में एक शब्द यूज करता है जिसको कहते हैं ओमनी सेलुल ई सेलुला। तो आपको ध्यान रखना बच्चा, इस शब्द का प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक, इसकी कल्पना करने वाला वैज्ञानिक कौन था, रुडोल्फ विर्चोव था। तो डेफिनेटली अपने पहले क्वेश्चन के अंदर जो बी ऑप्शन है वो राइट होगा। ठीक है, अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। गलत कथन चुनिए। मैं एग्जाम की दृष्टि से कथनों वाले क्वेश्चनों को भी अधिक से अधिक शामिल करने का प्रयास करूंगा ताकि बच्चों की प्रिपरेशन वेरी गुड वाली, स्ट्रॉन्ग वाली हो जाए, 100% वाली हो जाए, 100% वाली हो जाए। आपको गलत क्या है वो ढूंढना है। देखो स्टेटमेंट को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। क्या कहना चाहता है, पहले स्टेटमेंट के अंदर साइनोबैक्टीरिया में कसाबी कोशिकाओं का अभाव होता है। ढंग से पढ़ना है पूरी लाइनों को। यदि आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। क्या कहना चाहता है, पहले क्वेश्चन के अंदर
कि साइनोबैक्टीरिया में कसाबी कोशिकाओं का अभाव होता है, ठीक है जी। सेकंड में क्या कह रहा है, माइकोप्लाज्मा एक भित्ति रहित सूक्ष्म जीव है, ठीक है। तीसरा क्या कहता है कि जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है और रोमक व झालर मुख्य रूप से जीवाणु कोशिकाओं की गतिशीलता के लिए आवश्यक होते हैं। 4 स्टेटमेंट आपके सामने रखे गए हैं, जो गलत है उसके बारे में आपको चर्चा करनी है और बताना है। बिल्कुल 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 अच्छे बच्चों की तरह दिमाग लगा करके इस क्वेश्चन को हल करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। देखो बच्चों, क्या कहना चाहता है, साइनोबैक्टीरिया के बारे में दे रखा है। साइनोबैक्टीरिया में कसाबी कोशिकाओं का अभाव होता है, बिल्कुल राइट बात है। यानी साइनोबैक्टीरिया के अंदर कसाबी कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। माइकोप्लाज्मा भित्ति रहित सूक्ष्म जीव है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो सुनना काम की बात। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की। प्रोकैरियोटिक कोशिका की यदि मैं बात करूं तो उसके अंदर जीवाणु कोशिका, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, बिल्कुल, और नील हरित शैवाल आते। बच्चों इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टीसेलुलोज इनकी बनी होती हैं। लेकिन माइकोप्लाज्मा इसका एक ऐसा अपवाद है जिसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यदि आज से पहले ध्यान नहीं दिया हुआ तो इस लाइन को ध्यान से पढ़ना है कि माइकोप्लाज्मा के अंदर भित्ति रहित सूक्ष्मजीव है, बिल्कुल माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से ये 11th एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो बैक्टीरिया हैं उनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो डेफिनेटली ये बात भी राइट है। तो अपने पास में बचा चौथा ऑप्शन है, फिर भी उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। रोमक और झालक मुख्य रूप से जीवाणु कोशिका की गतिशीलता के लिए होते हैं। नहीं जी, रोमक और झालर जो होते हैं ना बेटा, ये क्या काम करते हैं, उसको किसी परपोषी के साथ में चिपकने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या गतिशीलता के लिए काम नहीं आएंगे, चिपकने में, भोजन प्राप्त करने में काम करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो अपने पास में डी ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ मेरे लाडलों को समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल होगा राइट। अब बात कर लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। देखो, निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्राक केंद्रिकी कोशिका में नहीं पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से क्वेश्चन को रीड आउट करना है और फिर उसके बाद में आंसर के बारे में डिस्कस करना है। देखो बच्चा क्या कहना चाहता है, निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्राक केंद्रिकी कोशिका में नहीं पाई जाती है? राइबोसोम, मध्यकाय जिसको मिजोसोम कहते हैं, प्लाज्मा कला और केंद्रक आवरण। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं। बिल्कुल यदि आप प्राक केंद्रिकी कोशिका के बारे में जानते हैं तो यहाँ पर करेक्ट आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। इतना अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। उम्मीद करता हूँ सारे विद्यार्थी इसको अच्छी तरीके से रीड आउट करने के बाद में करेक्ट आंसर के पास में पहुंचेंगे। अपना चैप्टर है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हम जानते हैं कि एनिमल एंड प्लांट की जो बॉडी है उसकी आधारशिला की यदि मैं बात करूं सेल होती है, और सेल से किसी भी कंपटीशन की बात करें हम, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो बच्चों, प्राक केंद्रिकी की बात कर रहा है अगला, यानी प्रोकैरियोटिक की बात कर रहा है। राइबोसोम पाया जाता है क्या? तो बिल्कुल राइबोसोम पाया जाता है। याद रखना, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में जब बिटवीन डिफरेंस पढ़ते हैं बच्चा, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केवल एक कोशिकांग पाया जाता है और वो होता है राइबोसोम। याद रखना, मध्यकाय यानी मिजोसोम बिल्कुल पाया जाता है। प्लाज्मा कला बिल्कुल होती है, प्लाज्मा कला प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। लेकिन बच्चा आपने पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है और उसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखना। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका की यदि बात करें, प्राक केंद्रिकी कोशिका की यदि बात करें, तो उसके अंदर केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। तो डेफिनेटली 3 नंबर क्वेश्चन का अपना डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को समझ में आया है। अब इसी कार्य को आगे बढ़ाते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। एक ऐसी संरचना जो जीवाणु को पोषक उत्तक या पहाड़ों से जुड़ने में मदद करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं, ध्यान देना। देखो क्या कहना चाहता है कि निम्न में से कौन सी संरचना है ऐसी संरचना जो जीवाणु को पोषक है उत्तक और पहाड़ों से जुड़ने में मदद करती है। देखो भाई, रीड आउट कर लेते हैं। क्या कहना चाहता है, मध्यकाय, संलग्नक होता है, मूलाभ होता है, फिम्बरी या झालर होता है। फिम्बरी या झालर होता है। अच्छा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करना है मेरे लाडले। बिल्कुल, यदि आपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर गौर किया है तो इसका आंसर आप बिल्कुल निकाल लेंगे।
अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रख रखा है मैंने। देखो, ध्यान देना आपको फिमरी और झालर के बारे में। किसके बारे में ध्यान देना है? फिमरी। मैं जैसे देखो आपके सामने एक बैक्टीरिया कोशिका को ड्रॉ करता हूँ, या आपके सामने एक जीवाणु कोशिका है। इस जीवाणु कोशिका के अंदर देखो क्या होता है, इसका खुद का आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है। इसके अलावा एक इसके अंदर वर्तुल डीएनए पाया जाता है, जिसको प्लाज्मिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, किसके नाम से जानते हैं? प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब इसके चारों ओर इस प्रकार से इसके अंदर क्या निकले रहते हैं, यानी प्रवर्त निकले रहते हैं, फिमरी, झालर, ये सारे के सारे इसके अंदर पाए जाते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये क्या काम करते हैं? गमन में मदद नहीं करते हैं, जबकि पोषक पदार्थ को प्राप्त करने में चट्टानों से या फिर किसी प्रपोषित कोशिका से चिपकने में मदद करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर अपने पास में डी ऑप्शन राइट होगा। 4 क्वेश्चन दिए, चारों के चारों क्वेश्चन बिल्कुल 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी की लाइनों से सोच समझ करके आपके सामने बना करके रखे गए, और बड़ी बड़ी कम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन कई बार आए बच्चा। इसलिए अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चनों के ऊपर आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में जो 4 ऑप्शन दिए गए उनके ऊपर आपको डिस्कस करना है और आगे बढ़ना है। अब लाडले बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। इनमें से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में समावेशित नहीं होती है? दूसरी बात मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसने 8वीं क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, इनमें सब में थोड़ा थोड़ा चैप्टर कोशिका वाला जरूर पढ़ा है, और जो 12th से भी ऊपर चले गए, जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका तो सेल वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो इन क्वेश्चनों को वो करके देख सकते हैं कि कितनी तैयारी उनकी है, पहले से कितनी चीज़ें उनके सामने नई रखी गई हैं। यदि आपको लगता है कि वास्तव में ही जो क्वेश्चन है वो नए हैं और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो सभी विद्यार्थियों का स्वागत है राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। लगातार जुड़ करके आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। देखो बच्चों, बात करते हैं 5 नंबर की। निम्न में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में समावेशित नहीं होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। ग्लाइकोजन कण, पॉलीसोम, फॉस्फेट कण, या फिर साइनोफाइसियन कण। यहां दीजिए आप करेक्ट आंसर, किस ऑप्शन के पास में आप जाने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा देख पा रहे। इसका करेक्ट आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करना लाडले। कितना शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें ना, तो एक तो देखो प्रोकैरियोटिक का नाम आती आपके दिमाग में जीवाणु कोशिका आ जानी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर माइकोप्लाज्मा आपके दिमाग में आना चाहिए। अब देखो, माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ के नाम से जानते हैं, लेकिन एनसीईआरटी पीपीएलओ को थोड़ा सा अलग से लिखती है, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा को जंतु जगत का जोकर कहते हैं। इसके अलावा बच्चा इसके अंदर आपको एक एग्जाम्पल और याद रखना है, बीजीए यानी नील हरित शैवाल। ये कह रहा है कि उसमें कौन नहीं पाया जाता, तो ग्लाइकोजन कण तो हम जानते हैं, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे पेप्टिडोग्लाइकेन, इसका मतलब ये तो पाया जाता है भाई। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है कि इसमें होता है। पोलिसोम, बिल्कुल पोलिसोम नहीं पाया जाता है। फॉस्फेट कण पाए जाते हैं, साइनोफाइसियन कण पाए जाते हैं। यहाँ पर अपने पास में 5 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब कड़ी को आगे बढ़ाता हूं और बात करता हूं 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में, और उम्मीद है सारे विद्यार्थियों से बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। बैक्टीरिया के अंदर सूत्रकणिका का कार्य कौन निभाता है? पहले तो देखो, सूत्रकणिका जो है वो एनसीईआरटी लिखती है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं बच्चा। सूत्रकणिका को किसके नाम से जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से। कंफ्यूज होना नहीं, मैंने बता दिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम बैक्टीरिया में कौन करेगा? केंद्रकाभ करेगा, राइबोसोम करेगा, कोशिका भित्ति करेगी, मध्यकाय करेगा। दीजिए करेक्ट आंसर। यदि आपने अच्छे से पढ़ रखा है चैप्टर को, लैब असिस्टेंट वाले विद्यार्थी थोड़ा ध्यान दें। सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। प्रतियोगिता परीक्षा में पार्टिसिपेट करने वाले सारे विद्यार्थी, सारे दोस्त ध्यान देंगे। कितना शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। यदि आपने बैक्टीरिया को डीपली पढ़ा है तो दीजिए करेक्ट आंसर, बैक्टीरिया के अंदर सूत्रकणिका का कार्य कौन करता है? देखो बच्चों, यहाँ पर हम किसके पास में चले जाएंगे? मध्यकाय के पास में चले जाएंगे, यानी डी ऑप्शन अपना राइट होगा। मध्यकाय जो होता है वो बैक्टीरिया में सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करता है। अब 7 नंबर की बात पर डिस्कस करते हैं। देखो, एक चलयमान जीवाणु किसके द्वारा गति करने में सक्षम होता है? एक बैक्टीरिया है जो मोटाइल है, वो किसके द्वारा गति करेगा भाई? फिमरी के द्वारा, कसाबिका के द्वारा, पक्षमाभ के द्वारा, रोमाभ के द्वारा। दीजिए करेक्ट आंसर। एक बैक्टीरिया कोशिका किसके द्वारा करेगी? फिमरी के द्वारा करेगी, कसाब के द्वारा करेगी, या फिर पक्षमाभ के द्वारा करेगी, या फिर रोमाभ के द्वारा करेगी?
तो देखो इसको किस प्रकार से हल कर सकते हो भाई, पहले से तो नहीं पता लेकिन आज की क्लास में 6 क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो फिमरी पोषक पदार्थ को प्राप्त करने या पहाड़ों, चट्टानों या परपोषी से जुड़ने में काम करती है, रोमात भी वही काम करता है। बच्चों याद रखना, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर फ्लैजिला हो जाएगा। यानी कसाबिका की सहायता से जो बैक्टीरिया कोशिका होती है वो मोटाइल होती है, यानी गति करती है, मूवमेंट करती है। बिल्कुल याद रख लोगे, फ्लैजिला कसाबिका जो होता है वो बैक्टीरिया कोशिका के अंदर यानी किसका काम करेगा, पादाप का काम करेगा, सीडोपोडिया का काम करेगा। 8 नंबर क्वेश्चन, संपुट जीवाणुओं में महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो संपुट जीवाणुओं में महत्वपूर्ण है। कैप्सूल की बात कर रहे हैं संपुट, यह जीवाणुओं को निर्जलीकरण से सुरक्षा रखता है, यह प्रचलन में सहायक है, यह जीवाणु को पोषक के प्रतिरक्षी तंत्र में छिपाने में सहायक है, जीवाणु की सतह के जुड़ने में सहायक है। दीजिए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के बारे में। देखो ऐसा लिखना चाहिए था, यानी संपुट जीवाणुओं में महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कौन सा कार्य महत्वपूर्ण नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में। देखो बच्चों याद रखना, मैं इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से अलग से बताने का प्रयास करता हूँ। संपुट जीवाणु में महत्वपूर्ण क्यों है, देखो एक तो ये क्या करता है, जीवाणु को निर्जलीकरण से सुरक्षित करता है, याद रख लोगे। इसके अलावा बच्चा इसके अंदर क्या होगा भाई, संपुट प्रचलन में सहायक नहीं, काट दो। जीवाणुओं को पोषक के प्रतिरक्षी तंत्र से छिपाने में सहायक है, बिल्कुल। और यहाँ पर जीवाणु की सतह से जुड़ने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ पर अपने पास में 1 नंबर यानी ए और सी और डी 3 इसके काम हैं। इसको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लेना है, फिर अपने नोट्स में डाल लेना है, ठीक है। अब 9 नंबर की बात करते हैं। ग्लाइकोकेलिक्स शब्द का प्रयोग करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा एनसीईआरटी का लाइन है और बिल्कुल शानदार लाइन है। ग्लाइकोकेलिक्स की बात करते हैं, एक परत जो जीवाणु की कोशिका भित्ति व कोशिका कला के मध्य होती है। पॉइंट को पकड़ना, कोशिका कला के मध्य होती है। सेकंड कहता है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति को ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं। तीसरा कहता है कि जीवाणु कोशिका ग्लाइको इंजीनियर्ड है जो एन ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन को धारण करती है। एक ऐसी परत है जो जीवाणु की कोशिका भित्ति को घेरती है। वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, रट्टा मार लो इस क्वेश्चन का, खोपड़ी में फिट कर लेना। देखो बच्चों टाइम ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा स्पीड में काम करते हैं। याद रखना ग्लाइकोकेलिक्स के बारे में आ जाए, किसके बारे में आ जाए, ग्लाइकोकेलिक्स के बारे में आ जाए। एक बार वापस मैं उस डायग्राम को बनाने का प्रयास करता हूँ। इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है बच्चा, वो ग्लाइकोकेलिक्स होती है। उसके नीचे कोशिका भित्ति होती है, उसके नीचे क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। और उसके सबसे भीतर की ओर यदि मैं बात करूं तो क्या पाई जाती है, प्लाज्मा कला पाई जाती है। इस प्रकार से ये आवरण बनता है। देखो जीवाणु कोशिका के अंदर सबसे बाहर की ओर कौन होता है, ग्लाइकोकेलिक्स, उसके बाद में कोशिका भित्ति और उसके बाद में देखो क्या होगा अपने पास में कोशिका झिल्ली। तो क्या काम करेगा भाई, कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर राइट हो जाएगा अपने पास में डी ऑप्शन। यानी ये क्या काम करती है, ऐसी परत हो जो जीवाणु की कोशिका भित्ति को ढकने का काम करती है। नेक्स्ट, जीवाणुओं में गुणसूत्र 1 से 3 संख्या में हो सकते हैं और हमेशा वृत्ताकार होते हैं, रेखीय होते हैं। वर्ताकार व रेखीय हो सकते हैं लेकिन एक समय में दोनों नहीं, वर्ताकार व रेखीय एक समय में दोनों हो सकते हैं। दीजिए करेक्ट आंसर, जीवाणुओं में 1 से 3 गुणसूत्र हो सकते हैं और कैसे होते हैं। देखो बच्चों याद रखना वो हमेशा सर्कुलर होते हैं। कैसे होते हैं, सर्कुलर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं में रंगक यानी पिगमेंट वर्णक होते हैं। क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमेटोफोर होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया की बात करें, जैसे सल्फर जीवाणु, किसकी बात करें, सल्फर बैक्टीरिया की बात कर लें, यानी कॉपर बैक्टीरिया की बात कर लें, यानी तांबा जीवाणु की बात कर लें। बच्चों इसमें प्रकाश संश्लेषण करने के लिए एक पिगमेंट पाया जाता है, उसको किसके नाम से जानते हैं। इस बात को बताने के लिए आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है मेरे लाडले। देखो याद रखना कि प्रकाश संश्लेषी जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें जो रंजक होते हैं या रंगक होते हैं, वर्णक होते हैं, वो क्रोमेटोफोर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रोमेटोफोर कहलाते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में 11 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब कार्य को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। जीवाणुओं में श्वसन का स्थान है। दीजिए करेक्ट आंसर। जीवाणुओं में श्वसन का स्थान क्या है, राइबोसोम है, माइक्रोसोम है, एपिसोम है, मेजोसोम है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने रखा गया। बैक्टीरिया कोशिका के अंदर श्वसन का स्थान कौन सा है। बिल्कुल 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 सबका आंसर आना चाहिए। देखो बच्चों इसमें यदि हम बात करना चाहें
तो इसका करेक्ट आंसर अपने पास में डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी क्या होगा, मिजोसोम। जिसको लिखा हुआ ना मिसोसोम, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिजोसोम इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल यहाँ पर अपने पास में डी ऑप्शन होगा। बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। जब गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र की दोनों भुजाओं के मध्य स्थित होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये गुणसूत्र बिंदु है और दोनों भुजाओं के मध्य स्थित होता है, इस प्रकार से मान लेते हैं सेंटर पॉइंट, तब ये क्या कहलाता है, अंत केंद्रीय कहलाता है, उभय मध्य केंद्रीय कहलाता है, अग्र बिंदु कहलाता है, मध्य केंद्रीय कहलाता है। कितना हल्का सा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है और सारे लाडलों से उम्मीद है यदि आपने अच्छे से पढ़ रखा तो बिल्कुल करेक्ट आंसर देने वाले हैं। नीट 2021 का ये क्वेश्चन है। एक बात और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब एग्जाम की दृष्टि से ये धमाका कर सकता है। बच्चों याद रखना, जब गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र की दोनों भुजाओं के सेंटर में होता है ना बेटा, तो उसको किसके नाम से जानते हैं, मध्य केंद्रीय के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अपने पास में डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लो जी, रामबाण साबित होने वाला 11th एनसीईआरटी का एक और धमाका आपके सामने रखा गया। 11th एनसीईआरटी में सेल वाला चैप्टर स्टार्ट करने के बाद में थोड़ी सी रूपरेखा बनाते, उसके बाद में एक लाइन आती, अंतःझिल्ली का तंत्र में कौन से कोशिकांग शामिल हैं। देखो, कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो संरचना व कार्य में समान होते हैं, उन्हें अंतःझिल्ली का तंत्र कहते हैं। ठीक है ना, उसमें कौन कौन आता है, देखो, अंतर्प्रद्रवी जालिका, गोल्जी समिश्र, लैनकाई व रसदानी, या फिर उसके अंदर आता है गोल्जी समिश्र, सूत्रकणिका, राइबोसोम व लैनकाई। सी ऑप्शन में कह रहा है गोल्जी समिश्र, अंतर्प्रद्रवी जालिका और सूत्रकणिका एवं लैनकाई, और डी में कह रहा है अंतर्प्रद्रवी जालिका, सूत्रकणिका, राइबोसोम एवं लैनकाई। ये चार ऑप्शन आपके सामने। देखो, ज़्यादा खोपड़ी पर जोर नहीं लगाना बच्चा, सीधा सीधा याद रखना, अंतःझिल्ली का तंत्र यानी इस प्रकार का सिस्टम जिसके अंदर झिल्लिकाएं पाई जाती हैं। एक तो अपने पास में अंतर्प्रद्रवी जालिका होगा, अंतर्प्रद्रवी जालिका के बाद में गोल्जी समिश्र यानी गोल्जी बॉडी होगी, और इसके बाद में आपको याद रखना लैनकाय होगा, और इसके बाद में आपको याद रखना रसधानी होगा। इस 14 नंबर क्वेश्चन का अपना फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन चार कोशिकांगों को अंतःझिल्लिका तंत्र के नाम से जानते हैं। इनके कार्य और संरचनाएं एक दूसरे से समान होती हैं, इसलिए इसको अंतःझिल्लिका तंत्र में रखा गया। तो यहाँ पर अपने पास में ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब लाडले बात करते हैं 15 नंबर की, जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। सुकेंद्र की कोशिकाओं में बच्चा किसकी बात कर रहा है, सुकेंद्र की नाम आ जाए, इसका मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगला यूकेरियोटिक कोशिका की बात कर रहा है। कौन सी कोशिका की बात कर रहा है, यूकेरियोटिक कोशिका में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल है। रीट L2 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और नीट 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुकेंद्रीय की कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल है। ऑप्शन पे चर्चा करो, प्रोक्सीसोम है, गोल्जिकाय है, पॉलीसोम है, अंतर्प्रद्रवी जालिका है या अंतर्द्रवी जालिका है। दीजिए करेक्ट आंसर। किसके साथ में आप जाने वाले हैं, कहां आप धमाका करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चों को परेशान करता है। याद रखना बच्चों, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा गोल्जी बॉडी की, यानी इसका करेक्ट आंसर अपने पास में गोल्जिकाय गोल्जी बॉडी होगा। गोल्जिकाय की खोज करने वाला वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक था, जिसने 1898 में उल्लू की तंत्रिका कोशिका में गोल्जिकाय को देखा और अपने नाम के आधार पर गोल्जी बॉडी या गोल्जिकाय नाम दे दिया। ठीक है ना, एक बात तो ये। दूसरी बात, गोल्जिकाय जो होता है वो इकहरी झिल्ली का कोशिकांग होता है। बच्चों इसका काम क्या होता है तो आपको याद रखना, कहीं भी पूछा जा सकता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है श्रवण करना। क्या करना, सिक्रीशन कर देना, श्रवण कर देना। ये एनसीईआरटी में सीधा सीधा आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, पढ़ लेना। यानी अंतरकोशिक के जो स्थान होते हैं उनके अंदर आवश्यक पदार्थ व अनावश्यक पदार्थ को इधर उधर करने का काम करता है। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी में मिलेगा ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल किसको माना जाता है, गोल्जी बॉडी को माना जाता है। घोट लेना, रट्टा मार लेना, अच्छे तरीके से दिमाग में फिट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में डालना। बहुत मजेदार क्वेश्चन, मसालेदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। तो लाडले यहाँ पर अपने पास में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब बात करेंगे 16 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। आपको जाना किसके पास में सही नहीं है, उसके पास में जाना है। चलो चर्चा करते हैं 1 नंबर ऑप्शन पर। लयनकाय अंतर्प्रद्रवी जालिका में संवेष्टन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। देखो एक बार, संवेष्टन प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं। लयनकायों में से बहुत से जल अपघटीय एंजाइम होते हैं। चलो चर्चा कर लेंगे।
लयन कायों में जल अपघटीय एंजाइम अम्लीय पीएच में क्रियाशील होते हैं। लयन काय झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। बिल्कुल दीजिए करेक्ट आंसर। यदि आपको लाइसोसोम आता है तो मैं किस ऑप्शन के पास में जाऊं कि यहां पर बिल्कुल राइट आंसर निकाल पाऊं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे पहले ऑप्शन का, लयनकाय अंतरपर्दवी जालिका। लयनकाय अंतरपर्दवी जालिका की बात कर रहा है अगला, लयनकाय अंतरपर्दवी जालिका। यहाँ पर मार्कर काम नहीं कर रहा है इसमें, कोई बात नहीं। देखो इसमें कलर वलर चेंज करते हैं, देखते हैं इसके बारे में। हाँ हुआ। लयनकाय अंतरपर्दवी जालिका में संवेष्टन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। याद रख लेना, दिमाग में फिट कर लेना, अंतरपर्दवी जालिका द्वारा नहीं बनते हैं, गोल्जी काय के संवेष्टन के द्वारा बनते हैं। तो याद रखना, लाइसोसोम का निर्माण, लयनकाय का मतलब लाइसोसोम, डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो गोल्जी काय में संवेष्टन की क्रिया के द्वारा बनते, तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। हम जानते हैं इसके अंदर जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं और अम्लीय पीएच पर ज्यादा काम करता है और इकहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है। तो बच्चा यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब बात करते हैं 17 नंबर की। निम्न में से सूत्रकणिका से संबंधित कौन सा कथन अनुचित है? यानी माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा है। सूत्रकणिका का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, अनुचित पूछा जो गलत है उसके बारे में बात कर रहा है। देखो क्या कहना चाहता है, सूत्रकणिक के आधात्री में एक वृत्तीय डीएनए अणु एवं राइबोसोम होता है। चलो भाई बात कर लेते हैं। सेकंड कह रहा है बाह्य झिल्ली कार्बोहाइड्रेट के एकलक वसाओं एवं प्रोटीन के लिए पारगम्य होती है। तीसरा कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन के एंजाइम बाह्य झिल्ली में अंतःस्थापित होते हैं। और चौथा कह रहा है कि अंतर झिल्ली अंतर्वलनों के साथ में सम्मिलित होती है। किस किस ने माइटोकॉन्ड्रिया को गौर से पढ़ा है, डीपली पढ़ा? दीजिए करेक्ट आंसर। यदि आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है तो इस क्वेश्चन में आप कौन सा ऑप्शन सटीक बिठाने वाले हैं? सूत्रकणिक के आधात्री में एक वृत्तीय डीएनए व राइबोसोम होता है। बच्चों याद रखना, बहुत शानदार काम की बात बताऊंगा। बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एक हरित लवक होता है, इसलिए इसको स्वायत्तशासी कोशिकांग के नाम से भी जानते हैं। बच्चों राइबोसोम होता है, बिल्कुल राइबोसोम होता है और राइबोसोम 17S प्रकार का होता है। कितने एस प्रकार का? 17S प्रकार का। मेरी लाइन को सुनना, प्रोकैरियोटिक कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में 17S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। समस्त यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। नोट में डाल लेना, माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम 17S प्रकार का होता है। तो जी पहला ऑप्शन तो बिल्कुल राइट है। बाह्य झिल्ली कार्बोहाइड्रेट के एकलक वसाओं एवं प्रोटीन के लिए पारगम्य होती है। वेरी नाइस लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट है और राइट भी है। इलेक्ट्रॉन परिवहन के एंजाइम बाह्य झिल्ली ना जी मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, आधात्री में पाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। अंतर झिल्ली अंतर्वलनों के साथ सम्मिलित होती है। बिल्कुल क्या पाए जाते हैं? अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं। और यदि आपको याद है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंगुलीनुमा उभार क्रिस्टी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिस्टी कहलाते हैं। तो डेफिनेटली यहां पर अपना जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन, जो बिल्कुल क्या है? रोंग है। अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक उप मध्य केंद्रीय गुणसूत्र की छोटी एवं बड़ी भुजाओं को कहते हैं। क्रम से एम भुजा, एन भुजा, एस एन भुजा, पी व क्यू भुजा, क्यू व पी भुजा। दीजिए करेक्ट आंसर। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। उप मध्य केंद्रीय गुणसूत्र की छोटी व बड़ी भुजाओं को किसके नाम से जानते हैं? सीधा सीधा रट्टा मारना है और इसके अंदर अपने पास में सी ऑप्शन होगा। यानी क्रम से पी भुजा, छोटी भुजा को पी बोलते हैं और बड़ी भुजा को क्यों बोला जाता है। डेफिनेटली यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कोशिकांगों के युग्म में किस में डीएनए नहीं होता? भाई करेक्ट आंसर देना है, ढूंढना है। और इतना हल्का क्वेश्चन है कि यदि तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से इसमें आप करेक्ट आंसर के पास में पहुंचने वाले। केंद्रक आवरण और सूत्रकणिका, आपको बताना कि डीएनए किस में नहीं होता। सूत्रकणिका लयनकाय, क्लोरोप्लास्ट रसधानी, लयनकाय और रसधानी। एक ऐसा जोड़ा है जिसमें नहीं है डीएनए। देखो बच्चों पहले की बात कर रहे हैं, केंद्रक आवरण में तो नहीं होता, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है डीएनए। सूत्रकणिका बिल्कुल आ गया अपने पास में, लयनकाय में नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट में होता है, रसधानी में नहीं होता। लेकिन देखो डी ऑप्शन क्या कह रहा है, लयनकाय और रसधानी, यानी इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता? डीएनए नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन का मेरे लाडले डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करता हूँ 20 नंबर क्वेश्चन की, जो आपके सामने है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं, 20 नंबर क्वेश्चन रिपीट हो गया। यानी क्या कह रहा है, किस में डीएनए नहीं होता? हमने अभी ये भी पढ़ लिया। क्या होगा इसके अंदर? अपने पास में आ जाएगा लयनकाय और रसधानी, यानी अपने पास में डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इस प्रकार से बच्चों 11th एनसीईआरटी के
नए कार्य के साथ में आज की पहली क्लास में आपको मिले टॉप 20 एमसीक्यूज। अपना चैप्टर था सेल यानी यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई। इसके अंदर आपको टॉप 20 एमसीक्यूज देखने को मिले। सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाली बायोलॉजी क्लास आपके सामने राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा डेली रखी जाएगी, जिसका आप हिस्सा बन करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक बार सभी विद्यार्थियों का राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी का थैंक्स अलॉट। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्लास को लाइक करना नहीं भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि सारे विद्यार्थी को जो नोट्स की कॉपी आपने यदि डाल रही है, जो विद्यार्थी मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं और जो नए जुड़े हुए हैं, उन सबको अपनी नोट्स की कॉपी में सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज डालने हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। एनसीईआरटी को साथ साथ में पढ़ते रहिएगा, नए क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन शानदार हो जाए। फिर मिलेंगे ऐसी धमाकेदार क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।